बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं साथ से आज सना हाशमी के साथ, और मुझे कहते हैं सना हाशमी। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तजावुज़ात की मद में आने वाले सरकारी कॉलेजेस के हवाले से भी आज बात हो गई है और महकमा तालीम ने शहर के 12 सरकारी कॉलेजेस की निशानदेही करते हुए ये बताया है कि न सिर्फ ये कि कॉलेजेस के अंदर तजावुज़ात कायम हैं, बल्कि कुछ कॉलेजेस के बाहर जो तजावुज़ात कायम हैं उनको भी गिराया जाएगा, क्योंकि जाहिर है वो इंक्रोचमेंट की मद में आते हैं। इसके बाद सवाल ये उठता है कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनके कॉलेजेस जो हैं तजावुज़ात के फहरिस्त में आते हैं और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। डायरेक्टर कॉलेजेस का इस बारे में क्या कहना है, और फिर तजावुज़ात की जो मुहिम जोरों शोरों से जारी है उसके क्या अभी तक नताइज नजर आए हैं। खुर्रम शेर ज़मान ने आज कहा कि कोई जरा ये बताए कि नहर ख़याम कब के पास जो बिल्डिंग बनाई जा रही है वो किसकी है। MKM के जाहिर है साबिक रुकन है, MKM पाकिस्तान है तो नहीं है अब, लेकिन कहाँ है ये हम नहीं जानते। बाबर खान गौरी साहब, उनके बारे में कहा गया कि उनके शादी हॉल्स कब गिराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेयर कराची बड़े बड़े लोगों के घर नहीं गिरा रहे, बिलावल हाउस की दीवारें नहीं गिराने को तैयार थे और ना हैं, लेकिन लोगों के घर और इस तरह की चीजों को तजावुज़ात की मद में गिरा रहे हैं। कोशिश थी कि खुर्रम शेर ज़मान हमसे बात करें, लेकिन वो पहले से कुछ लोगों के साथ कमिटेड थे, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम डायरेक्टर कॉलेजेस वगैरह से बात करें और इस मामले को भी उठाएं। दूसरी जानिब वजीर कानून पंजाब की एक ऑडियो जो है वो वायरल हुई है और उसमें उन्होंने सरकारी अस्पताल की जो MS हैं उनसे कुछ ऑडियो टॉक की है। वो क्या है और उसके क्या रिजल्ट्स अभी तक आए हैं उस पर मैं जरूर बात करूंगी आज के शो में। इसके अलावा नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड ने जिस तूफान बदतमीजी का मुजाहरा किया है, कैमरामैन को तशद्दुद का निशाना बनाया है, इस पर भी बात करेंगे। मीडिया जब आपकी कवरेज करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मीडिया के साथ इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है, दिस इज नॉट ऑन, ये कोई तरीका नहीं है जो था जो दिखाया गया है। बहुत ब्रूटली उनको मारा गया है उनके गार्ड की जानिब से बूट्स के साथ। काफी देर तक तो नवाज शरीफ साहब ने गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला, लेकिन उसके बाद उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो गार्ड जो है वो चले गए वहां से। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं महकमा तालीम के हवाले से, जिन्होंने आज 12 सरकारी कॉलेजेस तजावुज़ात की निशानदेही कर दी है। हमारे रिपोर्टर हैं रिजवान अहद खान, जरा उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है कराची में, कौन कौन से एरियाज में ऐसे कॉलेजेस हैं जो तजावुज़ात की फहरिस्त में आ गए हैं। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है। एक तो सबसे पहले ये बताएं कि अभी जो एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई चल रही है इस पर आज खुर्रम शेर ज़मान साहब ने कहा है कि बिलावल जो है बिलावल हाउस है उसकी दीवारें नहीं गिराई। फिर बाबर खान गौरी साहब के ये जो हॉल है शादी हॉल्स ये कहाँ हैं और ये क्यों नहीं गिराए जा रहे, क्या ये तजावुज़ात में शामिल नहीं है। रिजवान, कैन यू हियर मी? अच्छा, लाइन ड्रॉप हुई है। अच्छा, जो एरियाज जो फहरिस्त आई है मेरे पास उसमें मूसा कॉलोनी, गुलशन मेमार, करीमाबाद और इसके अलावा नॉर्थ कराची, बोल्टन मार्केट के जो कॉलेजेस हैं उसमें तजावुज़ात कायम हैं, ये बात आज फहरिस्त में कही गई है। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं शाह साहब, उनसे भी कोशिश थी कि बात हो, लेकिन मामला ये है कि हमारे यहाँ खबरें तो आ जाती हैं सामने, लेकिन जब उस खबर के वाया बात करने की कोशिश की जाए तो लोग जो है उससे किराना कशी पता नहीं क्यों इख्तियार करते हैं। हालांकि बड़े क्लियर डायरेक्टिव्स हैं, आप लोगों ने जाहिर है उसकी चीजें सर्कुलेट भी कर दी है। आगे रिजवान अहद साहब हमारे साथ लाइन पे। रिजवान, जरा आगाह कीजिएगा कि यह जो फहरिस्त आई है सामने मंजर आम पर, इसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं और क्या ये कॉलेजेस तजावुज़ात की मद में हैं या इनके एतराफ में इंक्रोचमेंट हुई भी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर कराची में बात की जाए तो मुताबिर कॉलेज ऐसे हैं जिसमें तजावुज़ात कई सालों से कायम है। खास तौर पे अगर बात की जाए तो सेंट्रल के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉलेज मौजूद हैं जिसके अंदर आज भी बड़ी तादाद में तजावुज़ात कायम है। लोग रिहाइश पजीर भी हैं, कुछ ऐसी हैं कि यहाँ पर चौकीदारों के नाम पे जो कमरे बनाए जाते हैं, कई जो चौकीदार कॉलेज के और गार्ड के नाम पे वहाँ पर रिहाइशें इख्तियार कर ली गई हैं। कई सालों से ये जो है मुख्तलिफ जो कॉलेजेस हैं वहां पर ये सिलसिला जारी है। अब एक बड़ा कदम है यहाँ पर के कॉलेजेस के अंदर, तमाम जो कॉलेजेस के अंदर जो गैर कानूनी जितनी भी तामीरात हैं उन सबको मस्मार करने का फैसला किया गया है। बड़ा इक़दाम सामने आ रहा है। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत से देख रहे हैं कि कराची में अगर बात की जाए तो KMC जो है वो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, दूसरी जानिब सर्कुलर रेलवे जो है वो ऑपरेशन
तजावुजात के खिलाफ कर रही है, लेकिन यहाँ पर अगर महकमा तालीम की जानिब से बड़ा अहम और अच्छा अमल सामने आया है। रिजवान, ये तो है, मुझे जरा ये बताइए हमारे सुनने वालों को कि मूसा कॉलोनी, गुलशन मेमार, करीमाबाद, लियारी, फिर नॉर्थ कराची, बॉल्टन मार्केट और बाकी नेशनल स्टेडियम का इलाका, लियाकताबाद, ये कॉलेजेस क्या तजावुजात जगह पे बने हुए हैं या इन्होंने बाहर और अंदर तजावुजात कायम किए, और कैसे मुमकिन है ये? जी देखिए, कराची में मुतादिद कॉलेज ऐसे हैं, मैं आपको पहले ही बताया कि एक चौकीदार के नाम पे मकानात अंदर तामीर किए जाते हैं, जिसके बाद वहां पर रिहाइश इख्तियार कर ली जाती है। इसी तरीके से पुराने यहाँ पर कॉलेज हैं। बात की जाए तो सेंटर में लियाकताबाद, नॉर्थ कराची में मुतादिद, लियारी में ऐसा कॉलेज है कि जहाँ पर 10-10, 12-12 मकानात अंदर तामीर है, अंदर फैमिलियां कॉलेज के अंदर घर बना लिए। जी बिल्कुल, वो चौकीदार के नाम पे एक दौर में वो घर बने, उसके बाद तो उसमें रहता कौन है रिजवान साहब? चौकीदार रहते हैं या दीगर लोग बाहर से आके रिहाइश अख्तियार करते हैं? अब वहां पर नाम बनता जब है, जब देखें कोई भी तना ऐसा तजावुजात पे या कब्जा कहीं किया जाता है तो वहां पर इसी तरीके से खासतौर पर अगर गवर्नमेंट कॉलेज हैं और ऐसी चीजें हैं तो वहां पर इसी पहले वहां पर चौकीदार के नाम से वो एक कमरा बनाया जाता है, उसके बाद एक वाशरूम कायम किया जाता है, दूसरा वहां पर कमरा कायम किया जाता है, फिर वहां पर तजावुजात लंबी। ऐसे भी कॉलेज हैं जहाँ पर 10-15 फैमिलियां रह रही हैं, उनका ना कॉलेज से वास्ता है ना। कॉलेज के अंदर 10-10, 15-15 फैमिलीज रह रही हैं? बिल्कुल, वो घर बना दिए, वो हिस्सा ही अलग कर दिए। वो अब देखिए, आप अगर वहां विजिट करेंगे तो आपको लगेगा कि स्कूल कॉलेज का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन असल में वो कॉलेज का ही हिस्सा है, लेकिन उसको बना ऐसा दिया गया है कि वो गली के साइड हो गया है। Okay. अच्छा, जब ये खबर जाहिर है सर्कुलेट हुई है एजुकेशन मिनिस्ट्री की जानिब से, इसके बाद आपने यकीनन ओपिनियन लिया होगा कॉलेजेस की जानिब से, जो तमाम तर लोग हैं उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया रिजवान? अभी तक दे आर एग्रीड ऑन इट कि ये सब है तजावुजात की मद में? देखिए, हमारी अभी भी कुछ देर पहले एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनसे बात हो रही थी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर पिछले कई सालों से कराची के अंदर जो सियासी माहौल है, उसमें हर कॉलेज में सियासी सबसे ज्यादा होल्डेड लोग होते थे वो सियासी लोग ही हुआ करते थे। अगर मुख्तलिफ कॉलेज पर बात की जाए तो जो तंजीमी तलबा तंजीमें हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। तो कराची जितने भी कॉलेज उनमें ज्यादा अगर बात की जाए तो इंतजामिया से ज्यादा वहां पर जो तंजीमें जो वहां काम करती थी, सियासी मजहबी तंजीमें थी, वो ज्यादा पावरफुल थी, वो अपने फैसले करती थी, उनके सामने कोई नहीं बोलता था। तो यकीनन वो सियासी दबाव भी था वहां पर। जब मकानात तामीर हुए तो सियासी वहां पर कुछ पनाही भी होती है, कौन उसके सामने बोलेगा? तो उस दौर में वो बने। और नाउ रिजवान, कम टू द अनदर पॉइंट। आज खुर्रम शेर जमान साहब ने कहा कि ये बताएं, सबसे पहले तो आप हमारे सुनने वाले और देखने वालों के लिए बताइए कि ये बाबर खान गौरी साहब जो हैं, इनके क्या शादी हॉल्स अभी तक मौजूद हैं? क्योंकि शुरू में जब ये खबरें आई थी बहुत इनिशियल लेवल पर तो कहा गया था कि तजावुजात में आते हैं इनके शादी हॉल्स और इनको सबसे पहले गिराना चाहिए, और अब ये क्लेम कर रहे हैं खुर्रम शेर जमान के कोई नहीं गिराए उनके हॉल्स वगैरह जो कि इंक्रोचमेंट में आते भी हैं। नहीं, देखिए, अगर ये बोला जाए खुर्रम शेर जमान अगर ये कह रहे हैं कि कोई भी इनका शादी हॉल नहीं तोड़ा गया, तो बाबर गौरी के शहर में मुताबिक ऐसे शादी हॉल हैं जो हम वहाँ पर मौजूद होते थे जब वहाँ ऑपरेशन चल रहा होता था। शुरू में अगर ये जब काम का आगाज हुआ था, इस ऑपरेशन से पहले ही बाबर खान गौरी के जितने भी नॉर्थ कराची में फ्लाई प्लाटों पे फ्लाई जो प्लाट थे वहां पर ज्यादातर जो शादी हॉल थे वो कायम किए गए थे, और तकरीबन जो चीजें जो मीडिया पे खबर चलती थी उसको फौरन। अच्छा, दूसरी बात जरा ये बताएं, ये तो कंटोनमेंट के एरिया में आता है ना, बिलावल हाउस जो है कराची वाला? जी बिल्कुल, ये कंटोनमेंट के पास आता है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर जो क्लेम है खुर्रम शेर जमान साहब का वो गलत है ना, राइट? अच्छा, नहर ख़याम भी कंटोनमेंट में आता है? जी बिल्कुल, ये भी कंटोनमेंट में आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच रिजवान साहब। तो खुर्रम शेर जमान साहब राइट पर्सन को अगर इस पर परसू करें तो प्रॉबेबली ठीक होगा। मेयर कराची के बारे में आज उन्होंने ये कहा है कि या वैसे तो खुद मेयर कराची से हमने कोशिश की है बारहा बात करने की, लेकिन वो इतने बिजी हैं कि वो वक्त देने को तैयार नहीं है, और अब कब वो वक्त देते हैं तो ये देखा जाएगा, और उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। लेकिन मामला जो है वो आज ये है कि महकमा तालीम ने शहर के 12 सरकारी कॉलेजेस में तजावुजात की निशानदेही कर दी है, और इसके साथ डॉक्टर सकीना हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं आप कॉलेजेस, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज ये खबर मिली है कि कॉलेजेस के अंदर भी तजावुजात हैं, ये कैसे मुमकिन है? ये खबर हम इससे जो है बिल्कुल विजिलेंट हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन मिली थी और हमने फौरन अपनी जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। ठीक है।
और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही जो है इसके पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास आएंगे। मैडम, क्या ये बात ठीक है कि कॉलेजेस के अंदर मकानात तामीर किए जाते हैं, वहां रिहाइश इख्तियार की जाती है और वो तजावुजात की मद में आती है? कॉलेजेस के अंदर जो है मकानात जो है वो ऐसे कैसे कोई नहीं है। कमरे वगैरह बनाए जाते हैं, कमरे वगैरह एक से ज्यादा? नहीं, ऐसे कोई कमरे वगैरह नहीं है। अच्छा। ये क्वार्टर्स वगैरह बने हुए होते हैं, तो इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन वो जब रिटायर हो जाते हैं तो उसमें जो है इनके कुछ वहाँ पर जो है रेजिडेंसी होती है, तो उसे हमें जो है बिल्कुल हम जो है वो बाखबर है। अच्छा, जो लिस्ट आपके पास आई है इन कॉलेजेस में क्या तजावुजात हैं? आप हमें क्या बता सकती हैं कि वहां पर कौन कौन से ऐसे तजावुजात हैं? क्या दुकानें बाहर खड़ी करवाई हैं आप लोगों ने, या घर कॉलेज के अंदर किसी को एक्सेस दिया है? नहीं, कोई एक्सेस कॉलेज के अंदर नहीं दिया। कॉलेज के प्रेमिसेस के बाहर जो है नर्सरी वगैरह जो है और कुछ मकानात वगैरह, शॉप्स वगैरह हैं जो हमारे इल्म में है। अच्छा। और हमने बिल्कुल जो है उनको डीसी से जो डीसी है हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज, उनसे हम रास्ते में हैं। इंशाल्लाह ये सारे जो है वो बिल्कुल खत्म हो। तो मैडम, ये खाली होंगे या फिर इनको आप ऑल्टरनेट देंगे या वहां पे डिस्पर्स करेंगे? क्या तरीकेकार, क्या मैकेनिज्म क्या है इसका? नहीं, हम खाली करवा देंगे। जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट है तो वो बिल्कुल जो है वो वहाँ से हटा दी जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। एडिशनल डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर सकीना कह रही हैं कि हाँ, हमारे इल्म में है कि बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर इस तरह के मामलात हैं कि शायद वहाँ पर उन्होंने तजावुजात की हैं, लेकिन हम उसको क्लियर करवा देंगे। आज ऑर्डर्स दिए थे एजुकेशन ज़ाहिर मिनिस्ट्री की जानिब से कि जो डीजी कॉलेजेस हैं उनको फहरिस्त जारी करते हुए कहा गया कि इन कॉलेजेस में तजावुजात हैं और इनको आप क्लियर करवाएं। तो इस मामले पर हमने कोशिश की कि अपने रिपोर्टर से भी थोड़ी बात करें और फिर एडिशनल डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर सकीना ने भी हमें आगाह किया कि वक्त के साथ ये मामला ठीक हो जाएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी अगली स्टोरी पर बात करेंगे और बात होगी उस ऑडियो टेप की जिसमें जाहिर है पीटीआई के जो मेंबर है, वजीर कानून भी हैं, उन्होंने किस तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है एमएस को। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट के एमएस को भी हम ऑनलाइन ले सकें। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि वजीर कानून पंजाब की सरकारी एमएस को जो है अस्पताल के एमएस को धमकाने की कह लीजिए एक ऑडियो वायरल हुई है। उस ऑडियो में वो क्या कह रहे हैं पहले मैं जरा आपको वो सुनवाना चाहती हूँ, फिर इसके ऊपर मजीद डिटेल करेंगे क्योंकि एमएस साहब जो है वो फोन नहीं उठा रहे। हैदर शिराजी हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे जरूर जानेंगे कि एमएस ने इस पर क्या मौकिफ दिया है अपना। तो पहले ऑडियो टेप जो है थोड़ा वो चलाएं। जी मैं तो क्या हाल है? बिल्कुल सर, ठीक ठाक। अरे डॉक्टर वो अपना रीबा अब्बासी जी अजय क्या मतलब इशू था? क्या वो जैसे स्किन में से इमरजेंसी चले गए? जी सर, इसका सर मसला ये है कि ये ऑलरेडी इमरजेंसी में पहले थी जी, इमरजेंसी में काम कर रही थी, बाद में ये स्किन में आ गई। अब ये बच्चे मेडिकल अफसर होते हैं, जहाँ पे हमें जरूरत होती है हम इनको भेजते रहते हैं जी। मैंने इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कहा कि आपके स्किन में 30 लोग हैं, अब 20 लोग जो हैं वो पीजी हैं। पीजी वो हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको तो हम निकाल नहीं सकते। तो मैंने कहा इनमें से आपकी मुझे 3 नाम दे दें जी। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि इसको स्किन में भेज दें नहीं, ताकि मैं फिर सर मैं स्किन में इसको इसलिए नहीं भेज सकता सर कि पहली तो बात ये है कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप सारे लोग। अच्छा, आप छोड़े ना, बहस ना करें ना मेरे साथ, क्यों नहीं भेज सकते आप इसको स्किन में? सर मैं जी मैं नहीं सर भेज सकूंगा, आई एम सॉरी सर। मैं जब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, मैं क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे ये बताएं क्यों नहीं कर सकते जी सर? मैं फिर बाकी बच्चियों को क्यों ना भेजूं? उनका क्या है ना, बाकी बच्चियां इधर है, ये तरीका है। मतलब आप एक हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और एक बंदा आपको कह रहा है कि एक बच्ची को एक जगह से दूसरी जगह
की है कि उनको होली फैमिली में ले जाएं, कहीं पे ले जाएं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ये मैंने देखना है स्किन डिपार्टमेंट में जाएगी सर, ये मैं नहीं भेजूंगा, स्किन डिपार्टमेंट में कुछ और कोई भेज देगा, मैं नहीं भेजूंगा। बेशक मैं चला जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू बी रेडी फॉर योर, कोई मसला नहीं है, मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं, दैट यू विल बी रेडी फॉर योर ट्रांसफर। ये कहना था राजा बशारत साहब का। ये ऑडियो टेप जो है कल रात से वायरल हुई हुई है, लोग इसको सुन रहे हैं। क्या कहना है, इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करने का ये जो तरीका है, ये हमारे यहाँ कोई नया नहीं है, चाहे वो कोई भी हुकूमत रही हो। अच्छा, इसमें एक एंगल जो है स्टोरी का वो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है एमएस साहब की, वो तो ये मना कर रहे हैं ट्रांसफर नहीं करने का। ये साहबजादी जो हैं, ये हैं हनीफ अब्बासी साहब की साहबजादी हैं, अरीबा अब्बासी। कोशिश ये है कि उनसे भी बात करें, लेकिन जरा पहले हैदर शिराजी से इनिशिएट कर लेते हैं बात का। हैदर, ये जब ऑडियो टेप सामने आया है तो क्या मौकिफ है डॉक्टर तारिक नियाजी का, जो कि एमएस है रावलपिंडी के? जी, ये जब सामने आया ऑडियो टेप, इसके बाद हमने बात की तो तमाम जानिब जो पार्टीज की इसमें नजर आते हैं, जो सुनने में आई है आवाज वजीर कानून पंजाब, उनसे मौकफ लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो मौकफ देने से इनकार कर दिया। अलबत्ता हमारा एमएस डॉक्टर तारिक से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये ऐसा मामला हुआ है। ये वजह ये थी कि वफाकी। हैदर, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा, हैदर लाइन पे ही रहिएगा। हमें डॉक्टर अरीबा अब्बासी ने जो है वो टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया, जरा उनसे पहले डिटेल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर, क्या सूरत हाल है? क्या इन्फ्लुएंस होने की कोशिश की या तो बशारत साहब ने या ये तारिक नियाजी साहब का कोई झगड़ा चल रहा है आपके साथ? तारिक नियाजी साहब का झगड़ा बहुत पुराना मेरे फादर के साथ चल रहा था। अच्छा, ठीक है। ये बात वो कन्फेस कर चुके हैं, एक मीटिंग हो रही थी हमारे में, वहाँ पे वो कन्फेस कर चुके हैं मेरे सामने ये बात। अच्छा, ठीक है। तो उनका तो झगड़ा वो चल रहा था, यानी हनीफ अब्बासी साहब से इन साहब का झगड़ा चल रहा है, राइट? एग्जैक्टली। ये पिछले जब 10 इयर्स, जब यहाँ पे 10 इयर्स पीएमएलएन ने गवर्नमेंट की है जी, उसी पिछले मतलब किसी एक एमएस साहब थे, इनके जो भाई थे, ठीक है, तो उनको भी सस्पेंड किया गया। वो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम जब सीएम साहब ने गए, सीएम साहब ने रात को हॉस्पिटल गए, कुछ मिला, तो तब मेरे फादर साहब थे, और तब से तारिक नियाजी साहब की कोई बहुत दुश्मनी उनसे चल रही है, जो खत्म ही नहीं होने पे आ रही थी। इवन जब ये एएमएस है तब भी खत्म नहीं हो रही थी, मैं हाउस ऑफिसर थी तब भी ये अगर एक बुक भी साइन करानी होती थी तो ये मुझे 6 चक्कर लगवाते थे, जो नॉर्मली किसी डॉक्टर को नहीं लगवाए जाते थे। लेकिन मैंने कभी कोई सवाल नहीं उठाया, कभी अपनी किसी गवर्नमेंट से कोई प्रेशर नहीं दिलवाया, कभी अपने फादर को नहीं कहा कि इनको कॉल करें, मुझे 6 चक्कर लगवा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, तो अरीबा, अभी आपको स्किन डिपार्टमेंट में शिफ्ट होना था? अभी स्किन डिपार्टमेंट में मैं काम कर रही थी, ऑलमोस्ट 5.5 to 6 months मुझे वहाँ हुए थे अभी से। ठीक है। तो उन्होंने मुझे वहाँ से उठा के इमरजेंसी में कर दिया। स्टिल मैंने इमरजेंसी में ज्वाइनिंग दी, लेकिन मैंने सर को बाद में रिक्वेस्ट की कि सर आप मुझे मेरे डिपार्टमेंट में वापस भेज दें, मैंने बाद में स्पेशलाइज भी यहाँ पे करना है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी रिक्वेस्ट मान लें। ठीक है। और लेकिन असल में कुछ बातें ऐसी थी, देखिए हर बात हम नहीं बता सकते, कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे था कि मेरा कैरियर स्टेक पे है, मेरी रिस्पेक्ट स्टेक पे है, मुझे इमरजेंसी में किन अपने अजाइन के तहत किया गया मुझे पता था। मेरे अलावा बाकी एमओज जो 4-4 साल से इस डिपार्टमेंट को स्टिक है, आप उनको क्यों नहीं हिला रहे? ठीक है, आप उनको उठा के अपनी जरूरत पूरी करें, और अगर आपकी इतनी जरूरत है तो आप इमरजेंसी से बंदे निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट में क्यों भेज रहे हैं? अच्छा अरीबा, इस सारे मामले में क्या आपने वजीर कानून पंजाब जो है राजा बशारत साहब, इनको कहा कि आप इनको फोन करें, शायद आपकी सुन लें? नहीं, राजा साहब को मैंने नहीं कहा, राजा साहब को बिल्कुल मैंने नहीं कहा, मेरा उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। हाँ, उनको कोई खबर इस तरह की मिली है कि वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज करे, तो राजा साहब ने सिर्फ इनको कॉल पे भी जो लीक आउट हुई है, जो लीक आउट हुई है कॉल, तो मुझे पता चला कि क्या हुआ है जी जी, उसमें वो यही बोल रहे थे कि बेटियां सबकी एक जैसे होती हैं, हमारी पार्टी के खिलाफ आते ही, लेकिन आप पॉलिटिकली उस बंदे को या उसकी फैमिली को टारगेट मत करें जो आप कर रहे हैं। ठीक है, आप उस बच्ची को उसके डिपार्टमेंट में भेजो। ठीक है। अच्छा, तो अब अरीबा आपने इस्तीफा दे दिया है? मैंने रेजिग्नेशन 14 दिसंबर का, आप देख ले डेट है उस पर। तो क्यों आपने, मतलब ये तो एक जेन्युइन चीज थी, अगर आप समझती हैं कि आपका ट्रांसफर होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं इस चीज के लिए, तो फिर इस्तीफा क्यों दिया आपने? मैंने देखिए इस्तीफा सीधी बात है, मैं यहाँ पे आपको क्या वो करूँ, मैंने इस्तीफा सिर्फ इस वजह से दिया क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी जो है वहाँ पे सजा काट रहे। आई नो। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि अगर मुझे किसी चीज में फंसाया जाता है या मुझे जान के तंग किया जाता है सिर्फ एक सीट की खातिर, तो मैं उसमें अपनी कोई हेल्प आउट कर सकूँ या कोई और बंदा मेरा हेल्प। डॉक्टर तारिक नियाजी का कंडक्ट बीइंग एन एमएस आप समझती हैं कि मतलब बेहतर नहीं है? वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय के, अपने जूनियर के हक में बेहतर नहीं है। वो
मुझे मेरी इज्जत को उनसे खदशा है। मुझे ये खदशा है कि वो मुझे किसी चीज में फंसाएंगे और फिर मेरा लाइसेंस कैंसिल होगा या मुझे किसी पुलिस के आगे जाना पड़ेगा या मेरा कोई ओके तो क्या इतना एमएस का जो ये होल्ड है रावलपिंडी हॉस्पिटल में, इसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है अरीबा वहां पर? नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इनके ऊपर, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। न्यागी सब जो करना चाहते हैं करते फिरते हैं। वो YDA की जो चेयरमैन की बीवी इन्होंने रखी हुई है, वो उसको उसकी मर्जी के मुताबिक मॉर्निंग में रखते हैं, उसको उसकी मर्जी के मुताबिक उठा के OPD में भेजते हैं। और दूसरे लोगों को जो भी 5 इमरजेंसी में अरीबा, इमरजेंसी में कितने डॉक्टर्स होते हैं और स्किन में कितने लोग या डॉक्टर्स जो है इस वक्त ऑपरेशनल है जो काम कर रहे हैं? नंबर्स क्या हैं? नहीं, इमरजेंसी में आप इमरजेंसी में एक शिफ्ट में एट टाइम 5 MOs ये लोग रखते हैं। ठीक है, एट अ टाइम। ठीक है। और इनके पास MO सफिशिएंट है, कोई इशू नहीं था। स्किन में जो 4 OPD रूम्स है, हर एक रूम में एक MO था। ठीक है, 4 OPD रूम्स है, हर एक रूम में एक MO था। 300 to 400 ऑलमोस्ट स्किन की OPD होती है। हाँ। और वहाँ पे हम एक रूम में एक MO बैठता था। इन्होंने वहाँ से 3 MO उठाए। अच्छा। एक MO जो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं जो 5 साल जिन्होंने स्किन में गुजारी, उनको इन्होंने उठा के DMS किया। एक MO जो 2 साल से एक साल से स्किन में है और 1 साल पहले उसने OPD की है, वो इमरजेंसी नहीं थी, उसको उठा के उन्होंने पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में किया। हाँ। और तीसरी मैं जो थी, मुझे उठा के सीधा इमरजेंसी में किया, जिसको भी 6 महीने। अच्छा अरीबा, एक चीज मेरी समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। देखें, ना इन्होंने PTI की सुनी क्योंकि वजीर कानून पंजाब ने जब इनको फोन किया इन्होंने उनकी नहीं सुनी, ये आपकी भी नहीं सुन रहे क्योंकि जाहिर है आपके फादर जो है वो PMLN से उनका ताल्लुक है। लेकिन तो इसका मकसद है ये तो बड़े न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर सामने आ रहे हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर ये न्यूट्रल ऑब्जर्वर है तो वेरी फर्स्ट मीटिंग में कंफेस करने की क्या बात थी कि जो पॉलिटिकल वर्कर यहाँ काम कर रहा था मैं उसके साथ नहीं चल सकता था, मैं उसकी गाड़ियों के दरवाजे नहीं खोल सकता था। ये न्यूट्रल ऑब्जर्वर है तो उन्होंने ये क्यों कहा मैं यहाँ से MO उठाऊंगा और मैं फ्रंट रो पे बैठी थी और उठाया सिर्फ मुझे और ER में भेजा और मैं ER में भेज दूंगा, बाकी 2 जो डिपार्टमेंट में इतने साल गुजार चुके हैं उनको ER में भेजें। अच्छा ओके अरीबा, एक हेयर से वाली बात मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। आपने क्या कभी तारिक नियाजी साहब ने आपसे कहा कि मैं आपको ड्यूरिंग द ड्यूटी या इस तरह की कोई ऐसी चीज करने की कोशिश की जिसको आपको लगा हो कि ये आपको पॉलिटिकली आपके फादर की वजह से जो है वो कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं? ड्यूरिंग द ड्यूटी ये कैसे करते हैं? सुबह 8 बजे मैं हॉस्पिटल में हूँ, 3 बजे मैं वापस आ रही हूँ, मैं वहाँ पे सीट पे रह रही हूँ, मैं वहाँ से गायब नहीं हो रही, तो ये ड्यूरिंग ड्यूटी कैसे मुझे करते हैं? ओके तो आपको इनके एक्शन से कभी महसूस तो नहीं हुआ कि आपको कॉर्नर? इनके एक्शन से मुझे हर बार महसूस हुआ। इनके एक्शन से मुझे जब मैं HO थी तब भी महसूस हुआ। मेरे साथ 6 HOs गई हैं, 6 की इन्होंने लॉग बुक साइन किया। मेरी लॉग बुक में कोई इशू नहीं था। मैंने आज तक जहाँ भी जिस जगह भी काम किया है मैंने पूरे दिल से काम किया है। मैंने खड़े होकर 24 घंटे काम किया है। मैंने कभी HOशिप में भी रेस्ट। ऑब्वियसली डॉक्टर्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। सो व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप अरीबा, व्हाट यू वांट्स टू डू? देखिए मेरी बात सुने, मैंने रिजाइन कर दिया। मुझे तो लगता है तारिक नियाजी साहब को अपनी कोई नियाजी फैमिली में जिस तरह ये HOs अपॉइंट करते रहते हैं ना पेड सीट्स पे, उसी तरह इनको कोई MO चाहिए था। ये चाहते थे कि ये खुद ही छोड़ के चली जाए। और अक्सर में इनका फैमिली इशू बहुत ज्यादा है। इनका फैमिली इशू हॉस्पिटल में मशहूर है जब से ये AMS। आर यू गोइंग टू अप्लाई फॉर द पॉलीक्लिनिक अरीबा? मैं तो बिल्कुल नहीं अप्लाई किया पॉलीक्लिनिक के लिए। अच्छा ओके, तो अभी बस ये इस्तीफा दे दिया है, नाउ शट द डोर्स। अब आपने आगे नहीं काम करना इस मामले पर या कहीं और अप्लाई करेंगे या यहीं जाएंगी? मैंने जो मेरे साथ हुआ है इतना काम करके, मैंने 1 साल RSC में जनरल अजहर सियानी जो है उनके अंडर काम किया। मैंने सर को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, कभी आज तक। अगर उनसे कोई पूछे तो वो ये बात बताएंगे भी। मैं सुबह 7 बजे हॉस्पिटल होती थी, मैं कभी अपनी ड्यूटी आज से गायब नहीं हुई। सर बहुत सिक है लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि ये बच्ची बिल्कुल ड्यूटी में रहती है। हम लोग तब पावर में थे, हमने क्यों तब किसी मिनिस्टर से उनके ऊपर दबाव नहीं डलवाया? तो अब मैं इस सिस्टम में इतना काम करके मेरे हाथ क्या आया कि एक एमएस आके मुझसे इस तरह करे और उसके बाद वो अपने ही बंदे की ऑडियो कॉल्स लीक करे, और इस तरह के सिस्टम में मैं तो बिल्कुल काम करने के लिए राजी नहीं हूँ, ना मैं करूँ। ओके अरीबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीबा। डॉक्टर हनीफ अब्बासी हमसे बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि जो अभी तक चीजें सामने आई हैं तारिक नियाजी साहब के हवाले से, आई विश कि वो हमसे बात करते। हैदर, आपसे बात की है क्या एमएस ने? उन्होंने क्या कहा है? क्या ये परफेक्ट या एलिजिबल नहीं है? क्या मामला है, क्यों नहीं इनका ट्रांसफर हो सकता? जी ये बात आपको बताता चलो, इन्होंने जो बात कही है इसमें भी कुछ सदाकत है, क्योंकि स्किन में जब ये थी इससे कबल पहले स्किन में गई, उसके बाद इनके 2 डिपार्टमेंट तब्दील किए गए। उसके बाद 2 डिपार्टमेंट तब्दील करने के बाद वापस इन्हें स्किन में लाया गया। अब दोबारा स्किन डिपार्टमेंट से दोबारा वापस भेज रहे हैं। नहीं हैदर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कह रहे हैं एमएस, क्यों कर रहे थे वो ऐसा या क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? उसकी वजह यह है कि उनका ये कहना है कि 30 के करीब जो लोग इसमें काम कर रहे थे स्किन डिपार्टमेंट में, उनमें से 20 के लोग जो थे यंग एंड वो
क्योंकि अगर हम इनके अलावा बाकी लोगों का भेजें तो वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें हम नहीं भेज सकते, प्रैक्टिसिंग लोगों को नहीं भेज सकते, लिहाजा 3 प्रोफेशनल्स जो हैं उनको भेजा जाएगा इमरजेंसी, इसलिए इनका भी नाम आया, उनमें भेजा शिराजी तो ये बताएं ना, तो डॉक्टर तारिक जो है वो अगर ये इतना मामला सीधा है तो व्हाई इज नॉट कमिंग ऑनलाइन, और क्यों नहीं बात कर रहे? बड़ा स्ट्रेट सी बात है ये तो। ये अजीब सी सूरत हाल है। जब उनसे बात की उन्होंने मौकफ तो नहीं दिया अपना, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा मामला हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला बेहतर हो जाए, लेकिन वो मौकफ देने से शायद घबरा रहे हैं। उनसे हम दोबारा कोशिश करेंगे ताकि इसकी अपडेट मिले, लेकिन फिलहाल जो मामला है वो ये है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नजर आता है इसमें। एक तो सियासी लोग जो है उनके वो तो खैर हैदर साहब हमारे यहाँ ये तो एक आवे का आवा है ना, इन्फ्लुएंस तो करने की आदत हो गई है। वेल थैंक यू वेरी मच हैदर शिराजी फॉर द इनसाइट। कह रहे हैं कि डॉक्टर तारिक नियाजी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हाँ ये एलिजिबल हैं, लेकिन जाहिर है उनके पास स्ट्रेंथ कम है स्किन में, और वो चाहते हैं कि सीनियर लोग जो हैं वहां पर उसको लुक आफ्टर करें। डॉक्टर अरीबा ने इस्तीफा दे दिया है, वो कह रही हैं कि मैं वहां काम नहीं कर सकती। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जाहिर है मेरे फादर खुद इस वक्त जो है अरेस्ट हैं, और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस होने की कोशिश की है पीटीआई के वजीर कानून राजा बशारत साहब ने, ये भी एक अपनी जगह क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ अगर काम हो रहा है इदारों में तो इस तरह से इन्फ्लुएंस होने की क्या जरूरत थी? केस बिल्कुल मैटर करता है, अगर यू नो जिसे कहते हैं कि अप टू द मार्क है, और अगर डॉक्टर अरीबा का ट्रांसफर होना चाहिए था तो वो होना चाहिए, लेकिन इन्फ्लुएंस होने की बहरहाल सूरत हाल उसको हम कंडेम करते हैं, चाहे अक्रॉस द पार्टीज, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो और चाहे किसी के हक में ही क्यों ना हो, क्योंकि बशारत साहब कह रहे हैं कि बेटियां सांझी होती हैं और ऐसा नहीं करें आप, उनको आप स्किन में ही रहने दें, तो ये सूरत हाल थी। बहरहाल मैंने डॉक्टर अरीबा से पूछा क्या आपने बशारत साहब को कहा कि वो एमएस को फोन करें, तो उसका उन्होंने इनकार किया। अगली भी जरा स्टोरी जो है वो पॉलिटिकल भी है, लेकिन पॉलिटिकल के साथ साथ सहाफी जो है वो अपनी जब हम बाहर निकलते हैं तो सारी तवानाई के साथ निकलते हैं और कोशिश करते हैं कि स्टोरी आप तक पहुंचाई जाए। जस्ट स्टॉप दीज हेडर्स। नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड ने जो कुछ आज किया है इस्लामाबाद में, जरा उसके पहले मनाजिर देखें कि क्या हुआ है। अब इसके बाद सूरत हाल ये है कि स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने फौरी एक्शन भी ले लिया है। मरियम औरंगजेब साहिबा जो है उस कैमरामैन की अयादत को भी गई हैं, लेकिन ये क्यों हुआ? क्वेश्चन ये है कि क्यों हुआ। महविश जो है हमारी रिपोर्टर, हम कोशिश करेंगे कि जरा उनसे आज लें कि आज क्या कुछ होता रहा सारा दिन, कैसे इतना इन्फ्लुएंशियल किस्म का गार्ड है कि उसने वहां पर, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना ठुड्डे मारना, वो ठुड्डे मारे गए हैं और बूट से उन्होंने मारा है उस कैमरा पर्सन को जो कि वहां पर फुटेज बना रहा था। अब खता क्या थी कि फुटेज बना रहा था। दूसरी तरफ एक चीज जो सहाफियों की है, या बिलखुसूस मैं कैमरामैन के बारे से बात करूंगी। कैमरामैन हमारे यहाँ ये होते हैं कि बहुत ज्यादा अगर रश भी होता है तो उसमें घुसने की कोशिश होती है, विच इज समटाइम्स कहते हैं कि कभी कभी बहुत बुरा भी हो जाता है कि उसमें आप लड़खड़ा भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं। तो एक खास किस्म की बाउंड्री लाइन होती है जहां पर आपको रोका जाता है और आपको कहा जाता है कि आप यहीं से अपने विजुअल्स जो हैं उसको बनाएं। जी महविश आगे लाइन पे। महविश जरा ये बताएं ना कि ये क्या हुआ था, क्या जो कैमरामैन है वो जो ड्रॉ लाइन है उससे आगे गया था, या वो फुटेज बना रहा था, या वो खड़ा हुआ था और वो गार्ड आया और उसने शुरू कर दिया? जी, जैसे कि आज नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुलाकात करने गए थे, जैसे वो बाहर निकले तब ये जो है वो हादसा पेश आया। जैसे तमाम सहाफ़ियों का कहना है और बल्कि उस कैमरामैन का खुद भी कहना है, और जो है वो गार्ड ने भी जो इस बात की गवाही दे दी है कि कैमरामैन का कैमरा जो है वो मुझसे लग गया था, जिसकी वजह से एक मिनट रुके। ये जो कैमरा पर्सन थे, क्योंकि हम जब कवरेज पे जाते हैं, आप लोग कवरेज पे जाते हैं, हम देखते हैं अमूमन ये होता है कि हम कहते हैं फुटेज बनाओ। अगर नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ साहब आए तो हम जाहिर है उनको कहेंगे कि इनको एंगेज करें आप फुटेज के लिए। क्या वो फुटेज बना रहा था या खड़ा हुआ था अपनी जगह पर, उसका कैमरा टकराया? नहीं, बिल्कुल वो जो है अपना काम कर रहा था, वो फुटेजेस बना रहा था, और उसके नवाज शरीफ के जो गार्ड्स हैं ना वो उनको साइड पर कर रहे थे, और इसी दौरान जो है वो कैमरा जो है हम न्यूज़ और समा न्यूज़ के जो 2 कैमरामैन हैं उनका कैमरा जो है वो उनके जो इंचार्ज गार्ड के थे उनको लगा, और दूसरा कैमरा जो है वो दूसरे गार्ड को लगा, जिसकी वजह से उन दोनों होने पर इतना गुस्सा आया इनको। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे अब कैमरामैन की उन्होंने कहा कि गलती से लग गया, लेकिन पहले जब गार्ड से पूछा कि आपने क्यों कहा, तो पहले तो वो जो है वो बात से पीछे हो गए, फिर उनको वीडियो दिखाई गई कि आपने जो है ये हरकत की है, उसके बाद मारा है इन्होंने इतनी बुरी तरह से उसको। ये फुटेज जो चल रही है पहले जो है वो मुक्कों से
जी, पहले उनको मुक्कों से जो है वो नीचे गिराया और उसके बाद जो है वो दौड़कर जो है उनको लातों से जो है वो लात दी गई, उनके मुंह पर जो है कैसी तबीयत है, कैमरा पर्सन जो है ये इनकी अब कैसी तबीयत है, कहाँ ये इस वक्त जेर इलाज हैं? पहले तो उनको पॉली क्लिनिक में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया था, जिसकी वजह उसके बाद उनकी हालत जो है तशवीशनाक रही, वो बिल्कुल बेहोश थे, वो होश में नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से वो पिम्स में उनको मुंतकिल कर दिया है और अब भी जो है उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है, खून जो है वो उनकी नाक से नहीं रुक रहा। ओह गॉड, अच्छा महविश ये ज़रा मुझे बताएं, देखिए जब हम पार्लियामेंट कवर करते आए, हम खुद भी वहाँ पे देखते रहे इन चीज़ों को, एक खास किस्म की देखिए बाउंड्री लाइन होती है जहाँ से हम आगे नहीं जाते और गार्ड्स को भी वहाँ रोका जाता है जो पार्लियामेंट के अंदर, या ये अब ये प्रैक्टिस है कि गार्ड्स भी जो भी मिनिस्टर आते हैं या जो लोग आते हैं उनके साथ गार्ड्स भी पार्लियामेंट के अंदर छोड़ दिए जाते हैं? जी बिल्कुल, गार्ड्स जो है उनके साथ आते हैं और एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारे गार्ड्स होते हैं और जो है वो जो लोग आते हैं उनका पूरा जो है उनके सपोर्टर्स भी वहाँ पर आते हैं और उनकी जो है वो ये हरकत हमेशा जो है वो रहती है और वो जो है इसी तरह बर्ताव जो है वो सहाफ़ियों के साथ करते हैं, कभी किसी को धक्का दे देते तो कभी किसी को। वेल थैंक यू वेरी मच महविश, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे डिटेलिंग दी है आज की पार्लियामेंट के बाहर जो हाल रही, विच इज़ यू नो नॉट बेयरेबल। मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि जो ये शॉट ज़रा दोबारा चलाएगा, ये जो उछलते हुए ऐसा लग रहा है कोई डेलिबरेटली मारा है, ये नहीं, ये वाला। I mean, this is not on. Whatever you are, whatever have you the post, ये कौन सा तरीका है? उस बंदे के हाथ में कैमरा है, ये देखिए, ये जंपिंग करके आप उसको मार रहे हैं बंदे को, उसकी तबीयत का क्या हाल हुआ? अभी रिपोर्टर हमारी महविश हमें अपडेट कर रही है कि उसका नाक से खून बंद नहीं हो रहा। एक बंदा जो कि अपनी सहाफती जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, गलती से भाई आपको टच हो गया कैमरा, तो आपका गुस्सा इतना सवा नेजे पे चला गया कि आपने ना आओ देखा ना था और उसको दुर्गत बना दी, उसको मारा है आपने बुरी तरह से। नवाज शरीफ साहब की गाड़ी में बैठने की कोशिश की है आपके गार्ड ने, वो तो शुरू में उनको गार्ड को जो है नहीं दिया गया एक्सेस, लेकिन बाद में गाड़ी में बैठ के गार्ड चला गया और इसके बाद जो अब सूरत हाल है वो स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा कि कोई जितना भी बड़ा लीडर हो सिक्योरिटी पार्लियामेंट के बाहर छोड़कर आए। आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के PFUJ के जो मेंबर हैं नासिर मलिक साहब, उनसे भी बात करें कि वो उनसे भी हम बात करें और मरियम औरंगजेब साहबा से, क्योंकि वो अब से कुछ देर कबल जो है वहां गई हैं और उन्होंने अयादत भी की है। कैमरामैन की एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी स्टोरी पर बात करेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और कुछ अपडेट्स भी आई हैं जिस पर जाहिर है इनिशियली जब हमने बात की आपसे कि कैमरा पर्सन को इस तरह वहां पर वो फुटेज चलाएं साथ में ताकि लोगों को आइडिया हो कि ये मामला कितना संगीन है। मैं एक चीज़ बार बार कहती हूँ, अक्सर बेशतर जब कभी इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं, क्योंकि माजी में भी ये सब कुछ होता रहा है, इवन पिटाइयाँ तक खाई हैं लोगों ने, बहुत बुरी तरह से मारा है, ये भी उसकी एक मिसाल है। आज की ताज़ा तरीन वाक़े का सुनकर दुख का इजहार किया है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने, और मरियम औरंगजेब साहबा कह रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने, जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, उन्होंने किसी को ऑर्डर नहीं किया था कि वो इस तरह मारें। असल में इतना मुंह जोर कर देते हैं हमारे पॉलिटिशियंस और वो सारे लोग जो अपने गार्ड्स अपने साथ लेके चलते हैं अपने गार्ड्स को, कि वो जो उनके दिल में आता है, जो उनके सामने आता है और जो उनको लगता है कि उनके किसी भी मिनिस्टर या किसी भी उस शख्सियत को क्रॉस भी कर रहा है, तो उसके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं। क्योंकि ये हम खुद भी देख चुके हैं बहुत दफा जब हम ग्राउंड पर होते हैं, कवरेज कर रहे होते हैं। नासिर मलिक साहब हैं फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल PFUJ, उनसे बात करते हैं। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर साहब, ये मामला जो है मीडिया के साथ ये नए तो है नहीं, लेकिन ये जो तरीकेकार है गार्ड्स के साथ जो हमेशा होता आया है, मैं अभी यही बात कर रही थी कि माजी में भी इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, तो इससे बचने का खुद हमारे यहाँ क्या SOP हो सकता है? और फिर इनिशियली आपने इसको जाहिर इन्वेस्टिगेट करवाया होगा, क्या मामला समझ आया? बात यह है कि जहां तक आपने कहा कि इससे बचने का क्या मामला हो सकता है, तो इससे बचने का मामला तो यही हो सकता है कि जो गार्ड साथ लेके चलते हैं उन्हें कम से कम वो तरबियत भी दें। That's important, हाँ।
कि उन्हें तरबियत दें कि मीडिया के साथ किस तरह बिहेव करना है, आम आदमी के साथ किस तरह बिहेव करना है। अभी परसों की बात है कि इन्हीं नवाज शरीफ साहब के गार्ड्स ने अपने ही एक PML के लीडर थे सज्जाद साहब, उनको भी उसके साथ भी यही सलूक किया था। सही है। और उन्हें भी 3 दिन पहले की बात है, और उन्हें भी इसी तरह वो धक्का देके गिराया था जमीन पे, और उस पे नवाज शरीफ ने कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया। तो जाहिर है जब लीडरान इस किस्म को कोई रद्द अमल का इजहार नहीं करेंगे तो उनको शह और मिलेगी जो उनके गार्ड्स हैं। ठीक है। तो आज जो वाकया हुआ वो भी उसी का उनको शह मिली कि परसों हमने एक मुस्लिम लीग के एक काफी बड़े लीडर को धक्का दिया, वो गिरा, नवाज शरीफ ने कुछ भी नहीं कहा। तो लिहाजा मतलब है कि यही बिहेवियर गालिबन उन्हें पसंद है, तो यही किया जाए। ओके नासिर साहब, नहीं नासिर साहब, एक चीज मैं पूछना चाह रही थी, जब हम कवरेज के लिए जाते हैं तो ये क्यों होता है कि हमारे यहाँ जाहिर है कि हमने देखा हमेशा बहुत तेजी से हमारे कैमरा पर्सन्स भी होते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या कोई तरीकेकार नहीं हो सकता कि वहां पे कोई ऐसी जगह मेंटेन कर दी जाए जहां से कवरेज बासानी हो सके और कैमरामैन को इतना इनसाइड जाकर फुटेज बनाने की जहमत ही ना उठानी पड़े? नहीं देखिए, वो पार्लियामेंट का बाहर का हिस्सा है, बिल्कुल गेट के बाहर है, और वहीं पे ही कैमरे लगे होते हैं और वो बाकायदा एक तरीके से लगे होते हैं। लेकिन कई दफा कोई कैमरामैन कोई और फुटेज बनाना चाह रहा होता है तो किसी और जाविये से बनाना चाह रहा होता है तो आगे पीछे हो जाता है। ठीक है। तो अगर वो उसकी कोई कोनी लगी नवाज शरीफ साहब को या कुछ और कैमरा लग गया तो उससे कोई उनकी उसमें शान में गुस्ताखी तो नहीं हुई। ये तो खैर बिल्कुल ठीक बात है। ये तो एक ऐसे ही 7 तो नहीं किया उसने, 7 हो जाता है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो 2 कैमरामैन थे, उनके एक स्पाई ने पहले एक को धक्का दिया और दूसरे को धक्का दिया, दूसरा जो धक्का दिया जिसको सैयद वाजिद अली को, जी वो एक हम के कैमरामैन थे उनको धक्का दिया और एक इनको धक्का दिया सैयद वाजिद अली जो समा के कैमरा पर्सन है। जी। तो वो गिरे और उनके सर पे मेरे ख्याल पिछली जानिब चोट आई, तो बजाय इसके कि उसको उठाया जाता, नवाज शरीफ का एक दूसरा गार्ड था, वो दूर से तकरीबन कोई 10-20 कदम से दौड़ता हुआ आया और उसके माथे पे एक और किक लगाई जी, और जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए हैं और अभी तक वो बेहोशी की हालत में अस्पताल में है। नासिर साहब, ये मैं आपसे जा रही थी कि मुकदमा दर्ज हो गया इस मामले का और जाहिर है क्या मेरा ख्याल है कि स्पीकर का रोल बड़ा अहम था इसमें। जी जी जी। कि उन्होंने आज 2 फैसले किए। एक तो उन्होंने फौरी तौर पे स्पीकर जो है नेशनल असेंबली के, उन्होंने लिया कि FIR दर्ज की जाए। ठीक है। तो लिहाजा उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। और दूसरा उन्होंने कल से ये हुक्म दिया है कि अब आइंदा कोई लीडर, चाहे वो कोई भी लीडर है, वो अपने सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं लाएगा असेंबली के। ओके नासिर साहब, क्या आप लोगों की जाहिर PFUJ की जानिब से इस मामले को किस तरह से कैटर किया जा रहा है, थोड़ा इस पे मैं मौक़िफ़ जानना चाह रही थी। देखिए, हमारा तो यही हम दरअसल ये जो स्पीकर साहब का हुक्म है, ये भी PFUJ के कुछ दोस्त जाके उनसे मिले थे और उनसे कहा था कि ये हमारी मदद करें कि इस तरह ये जो असेंबलियों के अंदर भी ये गार्ड लिए फिरते हैं। जी सर। तो इसका कुछ तो उन्होंने जो है वो हमारा मशवरा माना और ये बैन जो है लगाया। तो हम अपनी सतह पे हर मुमकिन कोशिश करते हैं और हमने ही मुतालबा किया और दबाव डाला कि जनाब मुकदमा भी दर्ज किया जाए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच नासिर मलिक साहब, आप हमसे बात कर रहे थे। फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल PFUJ कह रहे हैं कि हमारी ही जानिब से ये प्ली की गई थी स्पीकर के सामने, असद कैसर साहब के सामने, किस तरह SOP तरतीब दे दें कि लोग अपने गार्ड जो हैं वो कम अज कम पार्लियामेंट के अंदर ना लेकर आए, वरना इस तरह के मामला जो हैं वो आए रोज फिर होना शुरू हो जाएंगे। जो कि हमने कहा, जैसे शुरू में मैंने आपसे बात की कि ये माजी में भी इस तरह के मामला हम देखते रहे हैं। आज के प्रोग्राम से सनाश में को इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, हम सबको दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।